हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड अजय सिंह रावत की सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर का हम जो है फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करके आधा कर चुके थे। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक देख लिया था कि उत्तराखंड के बारे में हमने कुछ हद तक चीज़ें जान ली थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने साहित्य के बारे में पढ़ा था कि साहित्यों में इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, लेकिन कुर्मांचल पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ा है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा कहा गया है, जैसे गढ़वाल में कितने सारे हमारे बहुत से, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, धाम हमारे जो हैं ये गढ़वाल क्षेत्र में अधिक देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए जो बोला गया है कि वेदों में हिमालय के जो गढ़वाल क्षेत्र है उसके बारे में तो वर्णन मिलता है, लेकिन कुर्मांचल के बारे में उतना ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ा है। फिर ये बोलते हैं अजय रावत जी कि ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें बद्रीनाथ का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। और एक ऐत्रेय, ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरी कुरु जो प्रदेश है उसका उल्लेख कहाँ किस उसमें मिलता है ग्रंथ में, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, उत्तरी कुरु। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है या किस ग्रंथ में लिखा है कि वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। तो ये लिखा है कौशिकी ब्राह्मण में। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदार खंड में एवं मानस खंड नामक 2 ग्रंथ हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे जो उत्तराखंड है यहाँ पे हमारे 2 जो है ग्रंथ है, एक है केदार खंड, एक है मानस खंड, ठीक है। तो जो स्कंद पुराण है ये उसके ही अंश हैं, मतलब जो केदार खंड है और जो मानस खंड है ये स्कंद पुराण के अंश है। केदार खंड के अनुसार क्या कहा जाता है कि जो शिवजी हैं, शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों में कहाँ कहाँ नेपाल, मानस, केदार, जालंधर और कश्मीर का वर्णन जो है इन्हीं नामों के 5 प्रस्ताव में किया गया है, ठीक है। केदार खंड के अनुसार जो शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों नेपाल, मानस, केदार, जालंधर और कश्मीर का वर्णन इन्हीं नामों के 5 प्रस्तावों में किया था। इसके साथ ही केदार खंड में पावन एवं स्वर्गीय स्थल गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार का भी वर्णन किया गया है कि कहाँ तक गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार था, ये भी जो है केदार खंड में बताया गया है, जो कि लंबाई में 50 योजन और चौड़ाई में 30 योजन। योजन एक यूनिट है, एक मात्रक है, ठीक है। उस टाइम पे जो लंबाई चौड़ाई मापने के लिए जो यूज़ किया जाता होगा यूनिट, वो है योजन। तो जो लंबाई है उसकी, मतलब गढ़वाल की जो सीमा विस्तार बताई गई है उसमें लंबाई 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ये गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत, हिमालय तथा तमसा वर्तमान में टोंस नदी से लेकर बौद्धांचल या नंदा पर्वत, बधाड़, नंदा देवी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो सीमा बताई गई है ये कहाँ से बताई गई है, आपको पता है कि हरिद्वार तक लगभग हमारा कुमाऊँ रहता है। हरिद्वार के बाद सॉरी हरिद्वार तक नहीं रहता है, ठीक है। तो गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से श्वेत पर्वत, हिमालय तक जो है हमारा रहता है गढ़वाल, और तमसा जो वर्तमान में टोंस नदी से लेकर बौद्धांचल या नंदा पर्वत तक ये फैला हुआ है गढ़वाल की अगर हम बात करें तो। बधाड़ एक पट्टी ही नहीं वरन एक पर्वत श्रेणी है, एक पूरी नंदा देवी एक पूरी पर्वत श्रेणी है जहाँ पर जो है हमारी सीमा बताई गई है गढ़वाल और कुमाऊँ की, ठीक है। बॉर्डर बताया गया है जो आज भी गढ़वाल को कुमाऊँ से अलग करता है, ठीक है। तो गढ़वाल को कुमाऊँ से अलग करने के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी है आएगा, तो बधाड़, नंदा देवी पर्वत या फिर नंदा पर्वत जो है ये कुमाऊँ को गढ़वाल से अलग करता है, मतलब ये सीमा है, एक बॉर्डर है नंदा पर्वत जो कुमाऊँ को गढ़वाल से अलग करता है। यह इतना पुनीत स्थान है, इसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा जो है बताया गया है कि ये इतना पुनीत मतलब पवित्र स्थान है कि यहाँ पे जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसमें एक श्लोक दिया गया है, इति तत्परमं स्थानम देवानामपि दुर्लभम पंचाशतयो नायाम
त्रिशद्योजन विस्तृतम इदम वे स्वर्ग गमनम ना पृथ्वी ताम हो विभो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि इस जो ये श्लोक दिया हुआ है इसमें यही बताया गया है कि इस ग्रंथ के अनुसार केदार मंडल के विभिन्न तीर्थों में ध्रुव, सागर, दिलीप, भगीरथ, प्रहलाद, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि ने तपस्या की थी। ठीक है, क्योंकि आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि जो भी देव हैं वो सब तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ ही आते थे। ठीक है, तो जैसे कि जब महाभारत हुई थी तो 5 पांडवों द्वारा जब पूरा युद्ध महाभारत का लड़ा गया तो उसके बाद वो लोग जो है पश्चाताप करने या फिर अपने कर्मों के क्रिया मतलब कर्मों को वो करने के लिए धोने के लिए जो है इधर उत्तराखंड की तरफ ही आए थे मुक्ति पाने के लिए। अंत में ना द्रौपदी, 5 पांडव और उनकी माँ कुंती उत्तराखंड की तरफ ही आए थे। तो उसी तरह से यही इसमें भी बहुत सारे देवों के नाम दे रखे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ आकर जो है तपस्या की थी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि बद्रिका आश्रम में षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास जी ने। ठीक है, वेद व्यास जी ने। षष्टिलक्ष्य की रचना किसने की थी आएगा, तो ये भी वेद व्यास जी ने। कहाँ की थी, तो बद्रिका आश्रम में। जन्मेजय ने ब्रह्मा हत्या के निवारण के लिए बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। जन्मेजय कौन है, जिसने जन्म पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो वो है राम जी। ठीक है, भगवान राम जी के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उन्होंने बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर जो व्यास जी हैं, व्यास गुफा में जो व्यास जी हैं उनसे महाभारत की कथा सुनी थी। और इसी ग्रंथ में देव प्रिया की प्रशंसा एक सहस्त्र मतलब कि 100 से अधिक श्लोकों में की गई है। उसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक भी कहा गया है। ठीक है, तो भगवान राम ने ब्रह्मा हत्या के निवारण के लिए जब उनसे ब्रह्मा हत्या जैसा जघन्य पाप हो गया था तो उन्होंने जो है उसके पश्चाताप के लिए यहाँ बद्रिका आश्रम में एक व्यास गुफा थी तो वहाँ पे आके व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। ठीक है, इसी प्रकार श्री क्षेत्र यानी कि श्रीनगर को श्री क्षेत्र कहा जाता था। तो इसी प्रकार श्री क्षेत्र की महिमा का गान करते हुए कहा गया है कि यहाँ पर सत्य संघ नरेश ने कोलासुर का भी वध किया था। मानस खंड में उत्तरा की खंड के पूर्वी भाग कुमाऊं या कुर्मांचल का वर्णन मिलता है। यानी कि जो मानस खंड है ये कुमाऊं के लिए यूज़ किया गया है स्कंद पुराण में, और जो केदार खंड है वो गढ़वाल के लिए यूज़ किया गया है। किसमें, स्कंद पुराण में। 2 नाम मिलते हैं ना कुमाऊं गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में, मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड में वर्णन विष्णु के कूर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। जो मानस खंड है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति किससे स्टार्ट होती है, विष्णु भगवान के कूर्म अवतार से, जो उन्होंने कछुए का अवतार लिया था उस अवतार से जो है सृष्टि की उत्पत्ति मानस खंड में दिखाई गई है। इस ग्रंथ में कुमाऊं की महिमा का वर्णन करते हुए यह लिखा गया है कि यहाँ अयोध्या नरेश, ऋतुपर्ण, राम, लक्ष्मण व सीता तथा द्वापर युग में दुशासन आदि कुर्मांचल में पहुँचे थे। मैंने आपको बताया था कि पांडवों के और ये अयोध्या नरेश, लक्ष्मण, राम जी, सीता जी अपने वनवास के लिए इस साइड कुर्मांचल की तरफ आए थे। दक्ष यक्ष के पश्चात शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की थी और यहीं कार्तिकेय जी का भी जन्म हुआ था। और इसमें भगवान राम और पांडवों के अलावा ये भी बताया जाता है शिवजी ने भी जागेश्वर में तपस्या की थी और उसके बाद कार्तिकेय जी का यहीं पर जन्म हुआ था। इस ग्रंथ के अनुसार द्रोण, कौशिक, सत्यव्रत, गर्ग, मार्कंडेय तथा सुतय ब्रह्म ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी। तो देखिए कितने देवताओं के यहाँ पे नाम आ गए हैं, कितने ऋषि मुनियों के यहाँ पे नाम आ गए हैं जिन्होंने उत्तराखंड में आके तप किया था। महाभारत के वन पर्व। अब महाभारत का एक वन पर्व हुआ करता था जिसमें ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में बताते हैं। ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व में एक वर्णन किया गया है कि जिसमें जो ऋषि धौम्य हैं वो सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के कि भारत में कहाँ कहाँ तीर्थ केंद्र हैं उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए कैसे वो बताते हैं। राजन, सर्वप्रथम उत्तरी भारत में स्थित तीर्थ स्थानों की महिमा के विषय में सुनो।
अपने उद्गम स्थल से बहती हुई उत्तुंग शिखरों को पार करती हुई पावन गंगा जिस स्थान पर मंथर गति से गतिमान होती है उसे गंगा द्वार कहते हैं, जो कि गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से जो है महाभारत के वन पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को क्या बताते हैं कि हे राजन, आप सर्वप्रथम उत्तरी भारत में स्थित तीर्थ स्थानों के बारे में सुनिए, उनके कि वहाँ पर कैसे उद्गम होता है माँ गंगा का, जो पवित्र गंगा है वहाँ पे कैसे उनका उद्गम होता है और कैसे वो गतिमान होती है, जिसे गंगा द्वार कहते हैं, जिस स्थल पर वो गतिमान होती हैं, और वहाँ पे गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। ये उन्होंने बताया सम्राट युधिष्ठिर को। सनत कुमार एवं ब्रह्मा ऋषियों ने भी इस स्थान का पुण्य लाभ प्राप्त करके पवित्र कनखल, कनखल कहाँ है आपका, हरिद्वार में है ना, तो कनखल में जो है उसकी यात्रा की थी। तो उन्होंने कहा सनत कुमार और ब्रह्मा ऋषियों ने भी जो है इस स्थान का पुण्य लाभ प्राप्त किया है और पवित्र कनखल की यात्रा की, ऐसा बोला जाता है। कनखल जो है ये हरिद्वार की साइड को पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि प्राचीन युग में यह क्षेत्र संभवतः हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है ये प्राचीन काल में हिमवत पर्वत, ठीक है, किस पर्वत के नाम से जानते थे इसे, हिमवत पर्वत के नाम से जानते थे। वन पर्व के अनुसार पांडवों ने जब बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है, जब बद्रीनाथ मतलब जो पांडव थे, पंच पांडव जो थे, जब ये अपना कार्य करने के बाद जो युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जब ये तीर्थ यात्रा इन्होंने प्रारंभ की तो दुर्गम पर्वतों की विषम जलवायु को देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से यह कहा, ठीक है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत कठिन था, बहुत दुर्गम पहाड़ यहाँ पे थे। अब अभी इतने दुर्गम पहाड़ हैं तो सोचिए उस समय पे कितने दुर्गम पहाड़ रहे होंगे। तो उन दुर्गम पहाड़ों की स्थिति को सोचकर जो है युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुम द्रौपदी जी और अन्य सेवकों के साथ गंगा द्वार में तब तक निवास करें जब तक कि वे बद्रीनाथ गंधमादन कैलाश की यात्रा से लौटकर ना आ जाएं। ठीक है, युधिष्ठिर ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो चाहते थे कि बाकी लोगों को जो है कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े या दुर्गम पहाड़ों का सामना ना करना पड़े। ऐसा इसलिए युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि आप द्रौपदी जी और अन्य सेवकों के साथ आप गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में ही विश्राम करें जब तक मैं जो है तीर्थ यात्रा करके लौट जाता हूँ। लेकिन निश्चय यह किया गया कि सभी जो है तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। उसके बाद मतलब कोई भी वहाँ पे गंगा द्वार में नहीं रुका, सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय लिया। उसके बाद जो है वे सुबाहु विषय यानी कि सुबाहु के राज्य में पहुँचे। विषय आपको पता है कि नगर विषय होता है, क्षेत्र, ग्राम होते थे ना पहले, इस तरीके से। तो सुबाहु के नगर में वे पहुँचे, विषय में वो पहुँचे। वहाँ अपने सेवकों और सामग्री को रखकर वे पैदल ही, ठीक है, मतलब वो सेवकों को नहीं ले गए, पांच पांडव जो है खुद से गए, सेवकों को सुबाहु के विषय में या फिर क्षेत्र में छोड़ के चले गए और सामान को भी पैदल ही हिमवत पहाड़ के लिए चल पड़े। अनेक सरोवरों, जो भी झरने रास्ते में पड़े, नदियाँ रास्ते में पड़ी, वन रास्ते में पड़े, उन सबको पार करके उन्होंने मलेच्छगढ़ों के देश देखे। ठीक है, जो मलेच्छगढ़ के देश थे उन्हें देखा। अंत में कुरु आदि देशों में भ्रमण कर, जो अंत में जो कुरु जो देश थे वहाँ भ्रमण कर घूमकर वे कैलाश के नरनारायण पर्वत, बद्री, गंधमादन, विशाला आदि तीर्थों के दर्शन के लिए गए। ठीक है, इन तीर्थों में विचरण करते हुए उन्होंने मैनाक, मंदर, मेरू आदि पर्वत शिखरों को भी देखा। किसने? ये जो पंच पांडव थे उन्होंने। ठीक है, जब ये कैलाश यात्रा के लिए गए तो वहाँ से इन्होंने बद्री, गंधमादन, विशाला आदि तीर्थों के तो दर्शन किए ही, उसके अलावा मैनाक, मंदर, मेरू आदि पर्वत शिखरों को भी इन्होंने देखा। उसके बाद वे सुबाहु विषय में लौट आए, मतलब अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करके जो पांडव थे वो सुबाहु के विषय में लौट आए। विषय मतलब क्षेत्र होता है या उसका राज्य कह सकते हैं सुबाहु का। तो वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने सेवकों तथा सामान को लेकर दामुन होते हुए अपने आश्रम की ओर लौट गए। इस यात्रा विवरण में सर्वाधिक पर्वत एवं हिमवत शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिस ग्रंथ में इस घटना का प्रयोग, इस घटना को बताया गया होगा, उस ग्रंथ में जो है पर्वत और हिमवत शब्द का बहुत बार यूज़ हुआ है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है यहाँ का नाम हिमवत होगा। ठीक है,
तो जो कुमाऊँ और गढ़वाल के सबसे प्राचीन नाम हमें प्रतीत होते हैं, क्योंकि पर्वत और हिमवंत नाम इतने बार आया है कि ऐसा लगता है कि पहले यहाँ का कुमाऊँ और गढ़वाल का नाम ही पर्वत या हिमवंत रहा होगा। भौगोलिक रूप से डॉक्टर कटोच के अनुसार गढ़वाल, कुमाऊँ और उसके आसपास का प्रदेश उत्तर कुरु का ही एक अंग था। ठीक है, अगर भौगोलिक रूप से हम बात करें तो डॉक्टर यशवंत कटोच जी क्या कहते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊँ उसके आसपास का प्रदेश उत्तर कुरु का ही एक अंग था। उसके सबसे दक्षिणवर्ती भाग के मानव महाश्म काल से में सीमित मात्रा में कृषि कार्यों के परिचायक थे। तथापि इस क्षेत्र में कृषि के व्यापक विस्तार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? कुरुजनों को। अगर बात करें कि जो ये गढ़वाल कुमाऊँ का क्षेत्र है वहाँ पे जो कृषि के व्यापक विस्तार का श्रेय है वो किसे दिया जा सकता है? तो ये कुरुजनों को दिया जा सकता है। महाकाव्य काल में मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, ठीक है, महाकाव्य काल में जो मध्य हिमालय है उसका भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र कुछ अधिक स्पष्टता के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। महाभारत आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु दो देशों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। जो महाभारत है हमारा, उसमें दो देशों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। कौन दो देश हैं? वो उत्तर कुरु और दक्षिणी कुरु। इस काल में भी उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर कुरु के अंतर्गत था। जो उत्तराखंड वाला एरिया था वो किसके अंतर्गत था? महाभारत काल में उत्तर कुरु के अंतर्गत। ठीक है, तो जो महाभारत आदि के टाइम पे जो है जो उत्तर कुरु उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र था वो किसके उसमें था? उत्तर कुरु के अंतर्गत आता था। सभा पर्व में भारत द्वारा वर्णित उत्तर दिग्विजय प्रसंग में, ठीक है, सभा पर्व भी एक ग्रंथ टाइप का समझ लो। सभा पर्व में भारत द्वारा वर्णित, तो उसमें जो है भारत द्वारा वर्णित उत्तर दिग्विजय प्रसंग में उत्तराखंड की भौगोलिक एवं जाति व्यवस्था को संदर्भित किया गया है कि उत्तराखंड की भौगोलिक और जाति व्यवस्था कैसी है करके। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उत्तर कुरु देश से गंगा जल, पुष्प, बल संपन्न औषधियाँ, भार में पिपीलिका, स्वर्ण तथा मधु भेंट में आया था। ठीक है, जब युधिष्ठिर का जो 5 पांडवों में सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, उसके जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो जो राजसूय यज्ञ के लिए जो पवित्र गंगा जल, पुष्प, बल संपन्न औषधियाँ और ये जो पिपीलिका, स्वर्ण और मधु यानी कि शहद जो है वो कहाँ से आया था? ये उत्तराखंड के क्षेत्र से ही लाया गया था। इस संदर्भ में यहाँ की जातियों के नाम हमें क्या मिलते हैं? जागुड़, रामट, खस, तंगण आदि इस टाइप के हमें नाम देखने के लिए मिलते हैं। डॉक्टर कटोच का मानना है कि उद्योग पर्व में उल्लेखित भारत युद्ध में जो यशवंत कटोच जी क्या कहते हैं कि जो जैसे वन पर्व था, सभा पर्व था, उसी तरह से एक उद्योग पर्व था। तो उद्योग पर्व में क्या उल्लिखित है कि भारत युद्ध में दुर्योधन के पक्षधर पर्वतीय ऋग्वेद के पारावर्त जन ही थे। कि दुर्योधन का जो पक्षधर थे, दुर्योधन के पक्ष की तरफ जो लोग थे वो पर्वतीय यानी कि ऋग्वेद के पारावत के लोग ही थे। इसका आशय यह है कि गढ़वाल तथा उसका पास पड़ोस जिस भौगोलिक प्रदेश में अवस्थित था उसे इस काल में भी उत्तर कुरु कहते थे। मतलब कि जो आसपास का जो अब उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं है या अब जो उत्तर प्रदेश में चला गया है तो वो भी जो है उस टाइम पे उत्तर कुरु का भाग था। तथा राजनीतिक दृष्टि से यह स्वतंत्र होते हुए हस्तिनापुर के कुरुओं को मात्र उपायन भेंट करता था। ठीक है, मतलब कि जैसे कर वगैरह दे दिया तो ये चीज़ें भेंट करता था हस्तिनापुर के कुरु लोगों को। कौरव, कुरु मतलब समझ रहे हो आप? कुरु मतलब हो गया कौरव। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि सॉरी, ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो है ये बोलते हैं कि भारत युद्ध में दुर्योधन, भारत मतलब महाभारत युद्ध में दुर्योधन के जो पक्षधर थे वो पर्वतीय ऋग्वेद के पारावत जन ही थे। इसका आशय यह है कि गढ़वाल तथा उसका पास पड़ोस जिस भौगोलिक प्रदेश में अवस्थित था उसे इस काल में भी उत्तर कुरु कहा जाता होगा। मतलब कि उत्तर जो अब उत्तर प्रदेश में जो भाग चला गया है उस टाइम पे उसको भी उत्तर कुरु कहते होंगे। तथा राजनीतिक दृष्टि से यह स्वतंत्र होते हुए हस्तिनापुर के कुरुओं को मात्र उपायन यानी कि जो हस्तिनापुर के कौरव लोग थे उनको जो है भेंट
उपायन भेंट करता था। महाभारत काल में इस प्रदेश की कुछ राजनीतिक इकाइयों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। ठीक है, जो महाभारत काल है उस टाइम पे जो ये उत्तराखंड प्रदेश था, इसकी कुछ राजनीतिक इकाइयों का भी हमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। आदि पर्व की बात करें तो आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के नागराज, ऐरावत मतलब हाथी होता है, ठीक है, ऐरावत कुल यानी कि गज कुल, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। तो आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का जो ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से विवाह कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। डॉक्टर कटोच का मत है कि गंगाद्वार या फिर हरिद्वार तब किसकी राजधानी थी? नाग की। ठीक है, तो वहाँ पे नागराज हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो गंगाद्वार है नागों की राजधानी होती थी। इसी प्रकार इस प्रदेश में कुड़िंद विषय का उल्लेख सभा पर्व, आरण्यक पर्व एवं भीष्म पर्व तीनों में मिलता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि कुड़िंद विषय का उल्लेख किन पर्वों में देखने के लिए मिलता है, तो जो कुड़िंद विषय है उसका उल्लेख हमें एक तो सभा पर्व में, आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व तीनों में देखने के लिए मिलता है। किसका? कुड़िंद विषय का। इसका राजा कुड़िंद सुबाहु कहा गया। ठीक है, जो यहाँ का राजा था वो उसको क्या बोला जाता था? कुड़िंद सुबाहु। कुड़िंद विषय ही सुबाहु विषय है, जहाँ वनवास काल से लौटते समय पांडवों ने सुबाहुपुर में एक रात्रि विश्राम किया था। सुबाहुपुर की पहचान गढ़वाल में श्रीनगर से की जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि जो पांडव जो है वापसी कर रहे थे तो उन्होंने जो है श्रीनगर में एक रात स्टे किया था। इसके अलावा इस प्रकार महाभारत काल में इस प्रदेश में खस, तंगड़, किम्मपुरुष आदि जनजातियों के अस्तित्व के साथ कम से कम 3 राजनीतिक शक्तियां हमें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, खस, तंगड़ और किम्मपुरुष। हरिद्वार क्षेत्र में नागराज, कौरव्य, सतलज से अलकनंदा तक के विस्तृत भाग में कुड़िंद सुबाहु राजधानी, सुबाहुपुर तथा श्रीनगर और मंदाकिनी के उत्तरी भाग में संभवतः असुरबाण। मध्य हिमालय की ये समस्त जातियां महाभारत की रचना के समय उत्तर कुरुक्षेत्र में निवास करती थी। तो उस टाइम पे जो ये कुड़िंद सुबाहु जो भी जातियां उस टाइम पे हुआ करती थी वो सब कहाँ पे निवास करती थी? मध्य हिमालय की तरफ को निवास करती थी। डॉक्टर कटोच का मत है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व उत्तर भारत में कांस्य युग के मानव ने, उस टाइम पे कांस्य की चीज़ें बनने लग गई थी तो उस टाइम को कांस्य युग का मानव कह रखा है। तो डॉक्टर कटोच के अनुसार जो है उत्तर भारत में कांस्य युग के मानव ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया। ठीक है, कब किया ऐतिहासिक युग में प्रवेश? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। और इस काल में मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कालकूट, कुल्लू, कटनी, युगंधर, रंकू और भारद्वाज। यह जनपद कुरु तथा उत्तर पांचाल राज्यों के उत्तर में स्थित थे। कहाँ पे स्थित थे ये सब? जो कालकूट है, कुलून है, कन्नी, युगंधर, रंकू, भारद्वाज, ये सब कहाँ पे थे? ये जनपद कुरु तथा उत्तर पांचाल राज्यों के उत्तर में स्थित थे। ज्ञात होता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ में कुड़िंदों की अनेक शाखाएं ही इस प्रदेश में प्रधान राज्य शक्तियाँ थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जो कुड़िंद थे उनकी बहुत सारी शाखाएँ यहाँ पे शक्ति मतलब बहुत सारी शाखाएं यहाँ पर निवास करती थी। इस प्रकार मध्य हिमालय सहित उत्तर भारत में इस काल में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी। ठीक है, इसीलिए जो है मध्य हिमालय सहित पूरे उत्तर भारत में इस काल में कोई भी सार्वभौम सत्ता नहीं रही थी। सिकंदर के आक्रमण, जब सिकंदर का 327 से 325 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण हुआ तो भारतीय अथवा यूनानी किसी भी स्रोत से मध्य हिमालय के उक्त जनपदों पर उसके अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब हम बात करें मौर्य काल की 324 से 187 ईसा पूर्व में, तो मौर्य काल कालसी में सम्राट अशोक के शिला प्रज्ञायन की प्राप्ति से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था। ठीक है, तो जो ये जहाँ पर से कालसी में अशोक का जो ये शिला हमें प्रज्ञान की प्राप्ति हुई है, इससे यह प्रमाणित होता है कि जो ये प्रदेश है अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था। ठीक है, जहाँ पर तक अशोक का साम्राज्य था उसके उत्तरी सीमा में था। डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि अशोक के स्तंभों से उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र भी अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अब क्योंकि हमें अशोक का जो कालसी अभिलेख वहाँ पे मिला है, शिलालेख देहरादून में, तो इससे यही हमें पता चलता है कि जो ये कुछ एरिया जो है उत्तराखंड का वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। परंतु मध्य हिमालय के
पर्वतीय भागों में शासन पूर्ववत कुड़िंद नरेशों द्वारा ही होता रहा होगा। तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए मध्य हिमालय में, वहाँ पे जो है जो शासन कुड़िंदों द्वारा होता था वही चलता रहा है। इसी काल में अशोक के शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष, जब अशोक का जो शासन का 17वां या 18वां वर्ष था, तो मध्य हिमालय में बौद्ध धर्म की पहली लहर पहुंचने लगी। तो अशोक के ही काल में बौद्ध धर्म के भी प्रचार प्रसार यहाँ पे होने लगा। शुंग काल 187 से 75 ईसा पूर्व। तो जो शुंग काल था इसमें मध्य हिमालय का जो कुड़ीन जनपद था, ठीक है, मध्य हिमालय का कुड़िंद जनपद देहरादून सहित पूर्णतः स्वतंत्र रहा होगा। यद्यपि सेना पानी में प्राप्त स्तूप के, जो सेना पानी में हमें स्तूप प्राप्त हुआ है, उसके भग्न अवशेष जिनका अध्ययन अभी नहीं हुआ है अनुमानित किए जाते हैं कि शुंगकालीन, किंतु यह वन प्रदेश भी उसके अधिकार में नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कठोच के अनुसार मध्य हिमालय में प्रायः 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक हमें कुड़िंद सत्ता के इतिहास का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं हैं। ठीक है, ये कहा है डॉक्टर कठोच जी ने। तो ये जो मुद्राएं हैं ये 3 प्रकार की हैं। एक तो अमोघ मूर्ति प्रकार है। अमोघ मूर्ति प्रकार की जो मुद्रा है इसमें यह है कि महाराजा अमोघ मूर्ति, जो एक राजा थे अमोघ मूर्ति, ठीक है, तो राजा अमोघ मूर्ति कुड़िंदों के सबसे प्रतापी राजा थे। अतः स्पष्ट होता है कि अमोघ मूर्ति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उस प्रतापी राजा के नाम से थी। रजत तथा ताम्र मुद्राएं तथा उन पर अपूर्ण मुद्रा लेख, मतलब पूरी तरह से मुद्रा भी लिखा हुआ नहीं होता था, ब्राह्मी खरोष्टी में अथवा मात्र ब्राह्मी में देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा प्रकार। अल्मोड़ा प्रकार में है कि ये जो मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये केवल उत्तराखंड में मिली हैं। इनमें से अल्मोड़ा जनपद में मिली 4 मुद्राएं जो हैं हमने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी हैं। इसके बाद कत्यूर घाटी में 54 मुद्राएं हमें मिलती हैं। कहाँ पे? कत्यूर घाटी में 54 मुद्राएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद है चत्रेश्वर प्रकार। चत्रेश्वर प्रकार की बात करें तो यह मुद्राएं कुड़िंदों ने मान्यता के अनुसार अपने अधिष्ठाता देव चत्रेश्वर अथवा छत्रेश्वर के नाम से निर्गत की थी। तो चत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनको भी कुड़िंदों ने ही निर्गत किया था, लेकिन इन्होंने अपने जो देव थे, इष्ट देव, उनके नाम पर इनको निर्गत किया था। कुषाणों के शासनकाल में भी कुड़िंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। जब कुषाण आ गए थे तब भी कुड़िंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। यद्यपि कुषाणों की महती शक्ति के समक्ष कुलिंदों को अपने पर्वतीय भूभाग में ही संतुष्ट रहना, यानी कि जब जो है कुषाण लोग आए तो कुड़िंद लोग स्वतंत्र तो थे, वो इसलिए स्वतंत्र थे क्योंकि वो कुषाणों की तरफ आए ही नहीं, वो लोग जो है पर्वतीय भूभाग से ही संतुष्ट रहे। महान कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय जाता है। तो कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय जाता है। डॉक्टर कठोच का मत है कि उनके उत्तराधिकारियों ने उनके द्वारा विजित प्रदेश कि जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा विजित प्रदेश को पूर्ववत अपने अधिकार में रखा। कुषाणों की मुद्राएं उत्तराखंड की तराई और शिवालिक के समीप भी प्राप्त हो चुकी हैं। जो कुषाणों की हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं ये हमें उत्तराखंड में तराई भाग से और शिवालिक के समीप भी हमें ये मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। उत्तराखंड में कुषाण मुद्राओं के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि कुड़िंदों के मैदानी भाग कुषाणों के अधिकार में चले गए थे, यानी कि जो कुड़िंद हैं वो और ऊपर की तरफ चले गए कुषाणों के आने से, और कुषाण के जो मैदानी भाग थे वो कुड़िंदों के जो मैदानी भाग थे वो कुषाणों के अधिकार में चले गए थे, और जो कुड़िंद थे वो ऊपर उतने ही एरिया में, पहाड़ी एरिया में ही संतुष्ट उनको रहना पड़ा। लेकिन मध्य हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में तब भी कुड़िंदों का स्वतंत्र, मतलब जो कुड़िंद थे वो हमेशा रहे, चाहे दुनिया टस से मस हो जाए, कोई भी कुषाण उषाण आके यहाँ पे रुक जाए, लेकिन कुड़िंद जो थे उस टाइम भी स्वतंत्र राज्य स्थापित था। कुषाण सत्ता अधिक समय तक स्थित ना रह सकी और मैदानी क्षेत्र में कुड़िंद वंश ने पुनः से स्थापना कर ली। ठीक है, जो कुषाण थे वो बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं टिक पाए और इसके चलते जो है कुड़िंद लोगों ने वापस यहाँ पे अपना वंश स्थापित कर लिया। कुषाण उत्तर काल में मध्य हिमालय में जिन गणराज्यों और राजवंशों के शासन का ज्ञान उनकी मुद्राओं और अभिलेखों से मिलता है वो कौन है? तो वो गणराज्य, किनके गणराज्य
जिनके गणराज्यों के बारे में जो है हमें उनकी मुद्राओं और अभिलेखों से देखने के लिए मिलता है, वे कौन कौन से गणराज्य हैं। एक तो है यौधेय। यौधेय जो लोग हैं उनका गणराज्य तृतीय चौथी शती ईस्वी में बहुत शक्तिशाली था। किसका? यौधेय का। मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में उनके शासन की पुष्टि, जो मध्य हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे उनके हमारे जो यौधेय हैं उनके शासन की पुष्टि कैसे होती है? कांगड़ा, शिमला, जौनसार, बाबर, काला डंडा जो गढ़वाल में है, सहारनपुर में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त उनकी मुद्राओं से होती है, क्योंकि सहारनपुर में अभी भी हल्का फुल्का यूपी वाला माहौल है, तो वहाँ पे जो उनकी बहुत सारी सहारनपुर में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त उनकी मुद्राओं से होती है। अब है परवर्ती कुनिंद। परवर्ती कुनिंद की बात करें तो जो पर्वतीय प्रदेश में मैदानी भागों पर क्रमशः कुषाण और यौधेय अधिकार हो जाने के बाद भी पर्वतीय प्रदेश में किसी न किसी रूप में शासन करते रहे। युगशैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में राज्य कर रहा था। कौन सा? वार्षगण्य गोत्रीय वंश, ये जो है कालसी प्रदेश में राज्य कर रहा था और जिसके प्रतापी राजा शीलवर्मन ने यमुना के वाम तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यमुना के वाम तट पर, बाएं तट पर ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये किस राजा ने किए थे? तो ये राजा शीलवर्मन ने किए थे 250 से 300 ईस्वी में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कि डॉक्टर कठोच का मानना है कि गुप्तकालीन यानी कि 3वीं से 5वीं शताब्दी मध्य हिमालय का जो राजनीतिक इतिहास है वो अभी भी तामाच्छन है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की थी ना प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद से मिली थी। तो प्रयाग प्रशस्ति और लाखा मंडल खंडित शिलालेख, और जो लाखा मंडल में जो शिलालेख खंडित किए गए हैं उससे तत्कालीन राजनीति स्वरूप की एक अपूर्ण रूपरेखा ही हमें देखने के लिए मिलती है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें नेपाल के पश्चिम में स्थित कर्तपुर का समीकरण गढ़वाल कुमाऊं से किया जाता है, जिसमें रुहेलखंड और यमुना का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित रहा होगा। तो जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था उसमें नेपाल का जो पश्चिमी भाग है उसमें स्थित कर्तपुर का समीकरण गढ़वाल कुमाऊं से किया जाता है, कि जो नेपाल के पश्चिमी वाला जो भाग उसमें बताया गया है उसको उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमाऊं से उसका समीकरण किया जाता है, जिसमें हमारा रुहेलखंड और यमुना का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित रहा होगा, कि जो रुहेलखंड का और यमुना का पश्चिमी भाग भी हमारा सम्मिलित रहा होगा। लाखा मंडल के खंडित, जो लाखा मंडल में हमारा खंडित शिलालेख है उससे यह भी ज्ञात होता है कि यमुना के किनारे स्थित लाखा मंडल कहाँ है? यमुना के किनारे स्थित है, के आसपास का जो क्षेत्र है उसके राज्य के अंतर्गत था। यमुना प्रदेश में ही कालसी के आसपास पूर्व गुप्त काल से यादवों की एक शाखा शासन कर रही है। ठीक है, तो यमुना प्रदेश में ही कालसी के आसपास के टाइम से पूर्व गुप्त काल से यादवों की एक शाखा शासन कर रही है। स्कंद पुराण के बाद गुप्त राजवंश का प्रताप ढलने लगा। स्कंद पुराण के बाद हमारा क्या हुआ? जो गुप्त राजवंश था उसका प्रताप ढलने लगा, यानी कि जो स्कंदगुप्त थे उनके बाद जो है यहाँ पे पतन होने लग गया साम्राज्य का, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भांति संभवतः मध्य हिमालय में भी राजनीतिक परिवर्तन आने लगा। उसके बाद यहाँ परंपरागत राजवंश जो है शासन कर रहे थे, जिसमें यादव और नाग जो है प्रधान थे, यानी कि यादवों और नाग के जो है वंश जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे। डॉक्टर कठोच के अनुसार यदुवंशी राजाओं का ज्ञान हमें ईश्वरा की लाखा मंडी प्रशस्ति से होता है, कि यदुवंशी राजाओं का जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ईश्वरा का लाखा मंडल प्रशस्ति से प्राप्त होता है। प्रशस्ति में इस राजवंश की 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उद्धृत है, कि प्रशस्ति में जो ये लाखा मंडल प्रशस्ति है इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उद्धृत है, जिनकी स्थिति प्राक गुप्त काल से यानी कि गुप्त काल से पहले कम से कम हर्षवर्धन के काल तक रही होगी। प्रशस्ति में यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी किसे बताया गया है? तो जो ये लाखा मंडल प्रशस्ति है इसमें यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी सिंहपुर को बताया गया है। ठीक है, यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी किसे बताया गया है? सिंहपुर को बताया गया है। यह सिंहपुर लाखा मंडल प्रशस्ति का सिंहपुर हो सकता है। फिर है कि मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है, कि वहाँ पे नागवंश जो है रहते थे। इस सूचना का प्रमुख स्रोत उस वंश के त्रिशूल लेख का गोपेश्वर, तो यानी कि जो त्रिशूल लेख है वो कहाँ से मिला है? चमोली के गोपेश्वर से, यानी कि
गढ़वाल से। ठीक है, तो जो ये गोपेश्वर लेक है ये कहाँ से मिला है हमें, ये चमोली से हमें प्राप्त हुआ है, त्रिशूल लेक। गोपेश्वर चमोली से त्रिशूल लेक प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर त्रिशूल लेक में 4 नाग नरेशों के क्रमागत नाम दिए गए हैं। जो चमोली से हमें गोपेश्वर में जो हमें त्रिशूल लेक मिला है उसमें जो नाग नरेश हैं उनके क्रमागत 4 नाम दिए गए हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। तो ये 4 नागों के नाम दिए गए हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। गणपतिनाग उत्तरी नाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है कि जो उत्तरी क्षेत्र था वहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन सा नाग था, गणपतिनाग। सॉरी। तो उसका राज्य विस्तार हिमालय में करतपुर, गढ़वाल तथा पास पड़ोस में विस्तृत होने का अनुमान होता है कि जो गणपति नाग था वो उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली था और उसका राज्य विस्तार हमें हिमालय में करतपुर, गढ़वाल के आस पड़ोस का क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, किसका, गणपति नाग का। तो इस तरह से जो है बताया गया है यहाँ पे, बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह से देवताओं की यहाँ पे रुचि हुआ करती थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवस्थली भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं की रुचि हमेशा से यहाँ थी। कई देवताओं ने यहाँ पे आके तपस्या की थी। कई मंदिर आपने देखे होंगे कि उनके तप के कारण यहाँ पे आश्रम बन चुके हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि किन वेद पुराणों में, किन ग्रंथों में जो है उत्तराखंड के बारे में उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड को ग्रंथों में किन नामों से पुकारा गया है। हिमवंत नाम से प्राचीन काल में उत्तराखंड को या हिमालयी क्षेत्र को बुलाया करते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे आज के लेक्चर में हमने पढ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम होने में अभी है टाइम, मे बी ज़्यादा भी लग सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कम भी लग सकता है। तो अपनी तैयारी को आप प्रॉपर रखिए, रेगुलरली पढ़िए और बीच में कभी भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।